चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें देखते हैं जैसे चेयर, टेबल, ये पेन, मार्कर, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये किससे क्या होती हैं, ये हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर हैं। और मैटर किससे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है? मैटर होता है बना हुआ एटम से मिलके, ठीक है। अब जब बहुत से एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो आगे से क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमारे पास ये चेयर है और टेबल में डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि चेयर की स्ट्रक्चर कुछ और है और टेबल का स्ट्रक्चर कुछ और है, तो इनमें कैसे डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन करते हैं जब, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसके दो एटम्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, O2 ऑक्सीजन, ठीक है, जिसे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहेंगे। अब इसी तरह जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है, O3 बनता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ आ रही है कि जब एटम्स ज्यादा होते जाते हैं तो जो हमारे पास चीज बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी चेंज होता जाता है। ढांचा ही मैंने आपको बताया है कि क्या है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हैं, मैटर हैं। और मैटर किससे मिलके बना होता है, एटम्स से। अब एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हमें पता है कि जब भी दो चीजें कंबाइन करती हैं तो फॉर एग्जांपल ये इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड कब बनता है, जब उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस आती हैं, समझ आ रही है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं इनकी वजह से दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है और वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, समझ आ रही है। और इस तरह से मॉलिक्यूल बनता है। अब हमने आगे देखना है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ना, ये मतलब कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स कह रहे हैं, इनको ही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब सबसे पहले वो हमें हमसे खुद क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। मतलब कि हमने ये तो कह दिया है कि एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब एटम्स जो है वो कंबाइन क्यों करते हैं, क्या जरूरत क्यों पड़ती है उन्हें कंबाइन करने की, ठीक है। तो वजह ये है कि हर चीज जो हमें इस यूनिवर्स में नजर आती है वो क्या है, क्या होती है, हर चीज की ये कोशिश होती है कि हम स्टेबल हो जाएं। एक अगर इंसान है उसकी भी ये ख्वाहिश होती है ना कि हम स्टेबल हो जाएं, हम अमीर हो जाएं, थोड़ा सा हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से एटम की भी ये कोशिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए। तो वो स्टेबल कैसे होता है, स्टेबल होने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो ये जो उसका आउटर मोस्ट शेल है एटम का, यानी जो वैलेंस शेल है, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो स्टेबल है, या फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो स्टेबल है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो स्टेबल है, ठीक है। जब एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल, यानी डुप्लेट कंप्लीट कर लिया उसने अपना। और अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है ना, तो वो क्या करता है, उसे हम कहते हैं कि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं एक एटम में तो उसको क्या होता है, डुप्लेट। तो इस बात की समझ आइए कि एटम्स जो है वो क्यों कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंबाइन वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और स्टेबिलिटी कब आती है, फॉर एग्जांपल अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होगा, जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 4 5 6 हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ये स्टेबल है, नहीं, स्टेबल नहीं है। जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब ये स्टेबल होगा, समझ आ रही है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि अच्छा, अब हमारा जो हमने जो लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या था, जो हमने सारे एलिमेंट्स पढ़े थे उनमें से हमने एक नोबल गैसेस देखी थी, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये सारे पढ़े थे हमने, जो लास्ट वाला ग्रुप था। तो क्या लिखा हुआ है कि अच्छा, अब हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस होती हैं। और वो कौन सी हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, और इससे आगे क्रिप्टॉन है, ठीक है, फिर आगे जीनोन है। तो ये सब गैसेस जो हैं ये सारी क्या है, स्टेबल है। स्टेबल कैसे हैं कि या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ आ रही है। तो क्या है कि ये हीलियम भी स्टेबल है। हीलियम क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी सब स्टेबल हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सारे जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो इनके जैसी स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, समझ आ रही है। और वो कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं,
या तो वो कोई ना कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब कि अगर किसी एलिमेंट के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे एक की जरूरत है तो वो किसी दूसरे से गेन करके स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब कि रिएक्शन होता है ना, जब भी कोई एलिमेंट या एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या लूज करता है, यानी अपना किसी को देता है या किसी से लेता है, तो रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है। अब नोबल गैसेस जो है वो रिएक्शन क्यों नहीं करती हैं? इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। समझ आ रही है? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं, 1 होता है। तो अब ये क्या, इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 की। तो इसका मतलब है जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसी हो जाएगी? हीलियम के जैसी। मतलब कि हाइड्रोजन ने स्टेबिलिटी गेन कर ली नोबल गैसेस के जैसी। समझ आ रही है? तो यही है, यही वजह है कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि an atom can accommodate 8 electron in its valence shell in 3 ways, मतलब कि 3 तरीकों से एक एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, वो क्या है 3 तरीके? सबसे पहला है कि बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल को। अब बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी और को दे दे, डोनेट कर दे। ठीक है, वो डोनेट करने की एक शर्त होगी, वो क्या है? इफ दे आर लेस देन 3। अगर तो एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 3 है ना, 3 से कम है ना, तो जब भी किसी एटम के पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे देगा, डोनेट कर देगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, हम क्या कह रहे थे कि एटम्स जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, उसके 3 रूल्स हैं या 3 तरीके हैं जिन तरीकों से जो है वो एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। सबसे पहले क्या है? बाय गेनिंग वैलेंस शेल, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी और एटम को डोनेट कर दे, तो वो ठीक है। अब उससे क्या है कि इफ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम, मतलब कि एक एटम में अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी ऐसे एटम को दे दे जिसे उसकी जरूरत है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स। अब एक तो स्टेबिलिटी इस तरह भी गेन की जा सकती है कि जैसे हाइड्रोजन ने किया कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक और गेन किया है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, और इसमें एक और तरीका ये भी है कि इफ द वैलेंस शेल है 5 और मोर देन और 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट, मतलब कि अब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको किसी और को देना आसान है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई एटम है जिसके पास 6 हैं तो ये 2 अपने उसको दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और वो स्टेबल हो जाएगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 या 6 हैं, 5 से ज्यादा हैं, तो वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी और को नहीं दे सकता। वो क्या करता है कि अगर उसके पास 6 हैं तो वो 2 और किसी से गेन कर लेता है। समझ आ रही है बात की? तो इस तरह से जो है वो एटम स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है कि बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। शेयरिंग से भी जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम है और क्लोराइड है, इन दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये ना तो ये इसको देता है ना ये इसको देता है, तो ये क्या करते हैं आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं, NaCl। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल, इसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये स्टेबल है। समझ आ रही है बात की? अच्छा जी, अब आगे क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स एवरी एटम हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, मतलब कि कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता या फिर उससे ले नहीं सकता। मतलब कि हर एटम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो या तो गेन कर ले स्टेबल होने के लिए या फिर किसी को डोनेट कर दे स्टेबल होने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो अपना अगर एक किसी को दे देगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो खुद भी स्टेबल हो जाएगा और अगर वो किसी ने एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो वो भी स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स। अच्छा, अब इसमें ये एक उन्होंने क्वेश्चन ये किया हुआ है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं या फिर किस तरह से। अब अगर मैंने ये तीनों एटम्स लिखे हैं, मैं अगर कहूँ कि
कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा या फिर गेन करेगा, तो ये आपको क्या इनको देख के पता चल रहा है? देख के पता नहीं चल रहा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? जब हम उनका पीरियोडिक टेबल में उनका ग्रुप्स और पीरियड्स उन्हें मैच करेंगे, या फिर उनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, ये जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमेशा क्या करेगा? किसी दूसरे से गेन करेगा, ठीक है। और जिसके पास अगर 1 है तो वो भी किसी दूसरे से क्या करेंगे? गेन करेंगे, और 2 कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह किसी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो भी किसी से गेन करेंगे और 8 करके स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं। मतलब अगर कोई ऐसे एटम्स हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो उस केमिकल बॉन्ड को क्या कहते हैं, उन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा। और हम ये पढ़ेंगे कि अगर जैसे हमने यहाँ पे NaCl का पढ़ा है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दोनों के दरमियान में जो शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहते हैं। अब इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में सारी केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है।